न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। 16th और 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इन्हें काफ़ी हद तक इंडिया के स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स पसंद आ गए थे और धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गए थे। कहाँ पर? यूरोप में और वेस्ट एशिया में। इसी वजह से काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया था। किन के बीच? जो इंग्लिश थे उनके बीच, डच और जो फ्रेंच लोग थे उनके बीच में। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की थी। अब समझने वाली बात यह है कि हम अक्सर बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, मतलब हम बोलते हैं वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के वेस्ट में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंडिया है वो इन कंट्रीज़ के ईस्ट में लाई करता हुआ, इसीलिए यहाँ पर अक्सर ईस्ट वर्ड यूज़ होता है। हाँ, तो यहाँ पर वो कंपनीज फॉर्म करने लग गए थे और इसी के साथ साथ वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना चाहते थे ईस्ट में। इनिशियली जो मुल्ला अब्दुल गफ़ूर थे और वीरजी वोरा थे, ये बहुत बड़े इंडियन ट्रेडर्स होते थे। इनके पास काफ़ी सारे शिप्स थी और ये इनके साथ compete किया करते थे। लेकिन फिर वही बात है कि जब कंपटीशन में जीत ना पाओ तो गलत तरीक़ों को आजमा लो। यूरोपियन कंपनीज़ ने क्या किया? उन्होंने अपनी नवल पावर को यूज़ करना शुरू कर दिया था। वो अपनी नेवी को यूज़ करने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो सी ट्रेड था वो पूरा इनके हाथ में चला गया था और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्हें मजबूरी में आकर उनका एजेंट बनकर काम करना पड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ था? इसी वजह से जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, ये काफ़ी सक्सेसफुल कमर्शियल पावर बनकर उभर गए थे। इनके हाथ में पॉलिटिकल पावर भी आ चुकी थी। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल। स्पर्ट मतलब मांग बढ़ना। तो यहाँ पर जब मांग बढ़ी टेक्सटाइल की तो यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ कुछ क्राफ्ट्स का। किस तरीके के क्राफ्ट्स थे वो? स्पिनिंग थी, वीविंग थी, ब्लीचिंग थी और डाइंग थी। ये चारों प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो एक कपड़ा का फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले होता है। पहले जो कॉटन होता है उसे उसकी स्पिनिंग की जाती है, उसे धागा में बनाया जाता है। फिर वीविंग की जाती है, उसे सिला जाता है। ब्लीचिंग की जाती है, उसे साफ़ किया जाता है। और फिर डाइंग मतलब उसमें जो भी पर्टिकुलर कलर करना होता है वो किया जाता है। तो ये क्राफ्ट डेवलप होने लग गए थे और इसी वजह से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने लगी थी। यहीं से जो इंडियन टेक्सटाइल की डिज़ाइंस थी ये काफ़ी रिफाइंड होने लग गई थी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइन रिफाइंड तो हुई, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई थी। क्या दिक्कत थी ये? कि जो क्राफ्ट पर्सन था वो अपनी इंडिपेंडेंस खो चुका था। वो अब अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर उन्हें एडवांस मिलने लगा था। मतलब जो ब्रिटिशर्स होते थे या जो वेस्ट के लोग होते थे वो पहले ही आकर पेमेंट कर देते थे। तो यहाँ पर जो एक क्राफ्ट पर्सन होता था वो बॉन्डेड हो जाता था कि अब उसे वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसा कि वो लोग चाहते हैं। वो लोग मतलब वेस्ट के लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये तो चल ही रहा था। अब यहाँ पर वीवर्स के लिए और परेशानी आ गई। क्या? दे नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। अब यहाँ पर जो वीवर्स थे ये बेचारे मजबूर हो गए थे। ये खुद के कपड़े बनाकर भी नहीं बेच सकते थे और अगर उनके मन में कोई डिज़ाइन आ रहा है, कोई पैटर्न आ रहा है तो वो भी नहीं यूज़ कर सकते थे। उन्हें जस्ट उनके हिसाब से काम करना होगा जैसा कि यूरोपियंस चाहते थे। ये डिज़ाइन बनाते थे और कंपनी के एजेंट्स को सप्लाई किया करते थे। अब 18th सेंचुरी में 3 बड़े सिटीज़ बनकर सामने आए थे। 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ये तीनों सिटीज़ 18th सेंचुरी में उभर कर सामने आईं और ये आज भी नोडल सिटी हैं, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया की। यहाँ पर जो क्राफ्ट और कॉमर्स है यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मर्चेंट होते थे और जो आर्टिसंस होते थे, आर्टिसंस कौन? जैसे कि वीवर, इन्हें ब्लैक टाउन्स में भेज दिया जाता था। अब ब्लैक टाउन्स क्या होते हैं? ब्लैक टाउन्स यहाँ पर होता है रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। जो भारतीय लोग थे उन्हें एक अलग जगह में रख देते थे, उसे ब्लैक टाउन्स कहा जाता था और ये इसी नई सिटी में हुआ करते थे, मतलब बॉम्बे में, कैलकाटा में और मद्रास में। यहाँ पर ब्लैक रिप्रेजेंट करते थे किसे? नेटिव ट्रेडर, मतलब जो इंडिया के रहने वाले ट्रेडर हैं वो, और जो इंडिया के क्राफ्ट पर्सन हैं वो। और जो वाइट रूलर्स थे ये बहुत ही अच्छी जगह जाकर, शानदार जगह से मस्त अपना लाइफ स्टाइल जिया करते थे। कैसे जिया करते थे?
एग्जाम्पल के लिए आप सोच लीजिए नहीं, ये फैक्ट है, मद्रास में सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये यहाँ पर रहा करते थे, और जो कैलकाटा है यहाँ पर है फोर्ट विलियम। तो ये ऐसी आलीशान जगह में रहा करते थे। खैर, अब जो स्टोरी है क्राफ्ट की और कॉमर्स की 18 सेंचुरी में कैसी थी, ये हम अगले साल पढ़ेंगे क्लास 8th में, क्योंकि हमने कवर करना है कहाँ तक, 17th सेंचुरी के लास्ट तक। वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, 15th सेंचुरी की बात है। यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस देखने मिली थी सी रूट्स की, मतलब सी रूट को खोजने के लिए ऐसी एक्सप्लोरेशंस की जा रही थी जो पहले कभी नहीं की गई थी। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो पहले कभी ना की गई हो। ये सारे के सारे लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ढूंढना चाहते थे, लेकिन ये ढूंढना चाहते थे सी रूट के थ्रू। सी रूट के थ्रू क्यों? क्योंकि जो रोड रूट है ये तो उन्हें ऑलरेडी पता थी, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, लेकिन यहाँ बहुत परेशानियाँ थी। क्यों? रोड नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, बीच में लूट लिया जाया करता था, तो इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन इंडियन स्पाइसेस और कुछ इंडियन गुड्स यूरोपियंस को काफ़ी अच्छे लग गए थे, तो वो किसी भी तरीके से बस सी रूट को खोजना चाहते थे। तो वास्को डे गामा ये एक पोर्तुगीज़ सेलर है, इसने इंडिया की खोज शुरू की सी रूट के थ्रू। ये एटलांटिक ओशियन से होते हुए पहुंचा अफ्रीकन कोस्ट में, फिर वहाँ से ये सेल करता हुआ पहुंचा कहाँ, इंडियन ओशियन। फिर ये पहुंचा कैलीकट पहुंचा ये 1498 में, और इसकी जर्नी में लग गए थे लगभग 1 साल से ज़्यादा, और वो सेम ईयर लौट गया लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है। इस यात्रा में उसे काफ़ी लॉस हुआ था। कैसा लॉस हुआ था? उसके पास 4 शिप्स थे जिसमें केवल 2 बचे थे। उसने अपनी जर्नी शुरू की थी 170 मैन्स के साथ, लेकिन केवल 54 ही सर्वाइव कर पाए थे। तो इतने सारे हैजार्ड्स के बाद, इतने सारे खतरों के बाद, ये जो सौदा था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ था वास्को डे गामा के लिए और दूसरे यूरोपियंस के लिए। क्यों? क्योंकि अब इसी रूट को फॉलो करना शुरू कर दिया था इंग्लिश ने, डच ने और फ्रेंच सेलर्स ने। इसी को लेके एक और ट्विस्टिंग कहानी ये है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था इसका अजम्पशन था कि अर्थ जो है वो गोल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो भी हम वहीं पहुंचेंगे, और अगर हम वेस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो भी हम वहीं पहुंचेंगे। तो इसने अपनी जर्नी इंडिया को खोजने के लिए शुरू की वेस्ट से वेस्ट की तरफ, जबकि दूसरे लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो ये खोजते खोजते पहुंचा एक वीरान जगह पर जहाँ केवल कुछ लोकल ट्राइब्स रहते थे। उसने इस जगह को नाम दे दिया वेस्ट इंडिया, जैसे बाद में वेस्ट इंडीज़ कहा जाने लगा। तो ये जो जगह है वेस्ट इंडीज़, ये इंटेंशनली इसका नाम नहीं पड़ा था, इसका नाम पड़ा था कन्फ्यूज़न में। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुँचा था 1492 में। अब इसी को फॉलो करते हुए पहुँचे कुछ सेलर और कॉन्करर्स। ये कहाँ से थे? ये थे स्पेन से और पुर्तगाल से, और यहीं पर उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। कहाँ का? सेंट्रल और साउथ अमेरिका का। यही वजह है कि आज भी जो बहुत सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो या तो स्पेनिश है या तो पुर्तगीज़ है। इन्होंने काफ़ी सारा एरिया यहाँ पर कब्जा लिया था, और जो वहाँ के लोकल सेटलमेंट थे उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आकर आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए अक्सर लेकर आते रहते हैं, तो आगे भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू। आई एम मानव, साइनिंग ऑफ।